एक बार एक जंगल में 3 दोस्त रहते थे। एक कौवा, एक कछुआ और एक चूहा। वे सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ थे। तीनों ने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया था और उन्हें अलग करना नामुमकिन था। एक दिन वे 3 नदी तट के पास अपनी दैनिक चर्चा में व्यस्त थे जब अचानक उन्होंने एक घबराए हुए हिरण को नदी की ओर आते देखा। तुरंत कौवा पेड़ के ऊपर चढ़ गया, चूहा पास के छेद में घुस गया और कछुआ नदी में डूब गया। पेड़ के ऊपर से कौवा सब कुछ स्पष्ट देख सकता था और उसने अपने दोस्तों को बताया, अरे मित्रों, डरो नहीं, ये हिरण केवल प्यासा है और वह नदी द्वारा केवल अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ भागा। कोई गड़बड़ नहीं है और सबसे जरूरी बात तो ये है कि किसी भी शिकारी के पद चिन्ह यहाँ नहीं है। कछुआ पानी से बाहर झांक रहा था। देखो, वो कितना हाफ रहा है। ऐसा लगता है कोई उसके पीछे है। वो यहाँ सिर्फ पानी पीने नहीं आया है। कछुए ने फिर कौवे की ओर देखा और कहा, दोस्त, तुम सबसे ऊंचे पेड़ पर जाओ और ये देखने की कोशिश करो कि यहाँ क्या चल रहा है। कौवा हिरण पर जांच करने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। हिरण जमीन पर लेटा था और बहुत ही हाफ रहा था। वो थका हुआ और हानि रहित लग रहा था। इसलिए कौवे ने अपने दोस्तों को बुलाया, अरे दोस्तों, अपने छिपने के स्थानों से बाहर आओ। यह हिरण ऐसा दिखता है जैसे वह एक हाथ का ही उपयोग कर पा रहा हो। आओ जाने कि क्या हुआ। तीनों दोस्त हिरण के पास चले गए और उसे खाने के लिए कुछ फल दिए। जब हिरण थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा तो वे सभी बात करने लगे। कुछ समय बाद वो सभी अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों, आपने सही अनुमान लगाया। मुझे खतरा है। एक शिकारी मेरे पीछे पड़ा है। इस बार उसने मुझे लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन मैं किसी तरह भागने में सफल रहा। कृपया मेरी सहायता करो। मुझे बताओ कि मुझे इस भयानक शिकारी से बचने के लिए कहाँ छिपना चाहिए। यदि तुम खतरे में हो तो तुमको या तो लड़ना चाहिए या फिर भाग जाना चाहिए। यह एक बुद्धिमान विद्वान के शब्द हैं। अभी तो ये आराम करने का समय है क्योंकि तुमने भागने का फैसला कर लिया है। नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ। हो सकता है कि शिकारी ने दूसरे जानवर को पकड़ लिया हो और क्या पता वो वापस जा रहा हो। चलो, आज से हम चारों सबसे अच्छे दोस्त हैं। दिन बीतते गए और चारों दोस्त साथ में रहकर बहुत खुश थे। वो चारों एक बड़े बरगद के पेड़ के पास एक गुप्त स्थान था जहाँ वे हर दिन मिलते थे। एक दिन हिरण अपने दोस्तों से मिलने नहीं आया। बाकी तीनों घबराने लगे। मुझे लगता है वो खतरे में है। दोस्तों, तुम जानते हो मैं तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता। चूहा दौड़ सकता है। मुझे लगता है वो ज्यादा आगे नहीं गया होगा। क्या तुम जाकर उसे देख सकते हो? हम सब जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। कौवा उड़ गया और फिर कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि हिरण शिकारी के जाल में फंसा पड़ा है। वो बहुत ही गंभीर स्थिति में था। कौवा अपने दोस्त हिरण के पास गया और उसने उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए देखे। मैं मौत के बर्फीले स्पर्श को महसूस कर सकता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे लिए यहाँ आए हो। भाई, तुम उम्मीद मत छोड़ो। अपना ध्यान रखो और सांस लेने की कोशिश करो। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। कौवा जल्दी से वापस चूहे के पास गया और उसे सब कुछ बताया। चूहा जल्दी से उस जगह पर गया जहाँ हिरण लेटा हुआ था और अपने नुकीले दांतों के सहारे उसने जाल को कुतर दिया।
एक बार फिर से उन्होंने अपने प्रिय दोस्त हिरण की जान बचाई। फिर जब वो सब वहाँ खड़े होकर एक साथ बातें कर रहे थे, कछुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ आया। अरे तुम यहाँ क्यों आए? अगर शिकारी यहाँ आता है तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? लेकिन इससे पहले कि कछुआ कोई जवाब दे पाता, शिकारी सामने आ गया। जल्दी से चूहा, हिरण और कौवा घने जंगल में भाग गए। बेचारा कछुआ भागने में बहुत धीमा था और जल्दी से अपने खोल के अंदर छिप गया। जब शिकारी ने खाली जाल देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने तुरंत बेचारे कछुए को पकड़ लिया और फटे हुए जाल से उसे ढक दिया। कौवे ने एक पेड़ के ऊपर से ये सब देखा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा कि वे सब योजना के अनुसार उसे बचाएंगे। फिर हिरण और चूहा दोनों शिकारी के पीछे गए। योजना के अनुसार हिरण नदी के तट के पास लेट गया, जैसे वह मर गया हो। जब शिकारी ने हिरण को देखा तो उसने कछुए को जमीन पर रख दिया। जब शिकारी हिरण को पकड़ने वाला ही था, हिरण घने जंगल में भाग गया। जब वो वापस आया तो कौवे ने उसे अपनी नोकीली चोंच से डराया। इसी बीच चूहे ने तुरंत जाल को कुतर दिया। और कछुआ चुपचाप नदी में डूब गया और भाग निकला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छे दोस्त तो गहने के समान होते हैं और अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार कर सकता है। धन्यवाद। एक बार रहते थे दो मछलियाँ, मीकू और चीकू। वह एक मेंढक दारा और उसकी पत्नी के साथ रहते थे। सब लोग तालाब के तट के पास साथ साथ रहा करते थे। एक शाम उन्होंने कुछ मछुआरों को उनकी ओर आते हुए देखा। उनके पास थे बड़ी बड़ी जाले और टोकरियां मछलियों से भरे हुए, जिनको इन मछुआरों ने पकड़ा था। तालाब से गुजरते समय मछुआरों ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे मछलियाँ हैं। इन मछलियों को तो देखो, चलो इनको पकड़ते हैं। अरे अभी नहीं, अंधेरा होने वाला है, हम कल सुबह वापस आएंगे। ये तालाब इतना गहरा भी नहीं है, हमने कभी इस तालाब में मछलियों को नहीं पकड़ा है ना। तो मछुआरों ने अगली सुबह को वापस आने का निर्णय लिया और अपने रास्ते चले गए। तुम लोगों ने सुना, हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए। दोस्तों, जल्दी कुछ निर्णय लो, भागना है या कहीं छुप जाए। ये मछुआरे कल सुबह वापस आ जाएंगे। अरे नहीं, हम यहीं रहेंगे, कुछ भी हो सकता है, शायद वो लोग आए ही नहीं। अगर आ गए तो? अगर आ गए तो मुझे 1000 तैरने के तरीके पता है, जिससे मैं हम सबको बचा सकता हूँ। नहीं दारा, हमें हमारे घर को कोई मछुआरे के डर से नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, मैं भी पानी में आराम से तैर के उनके हाथों से फिसल सकता हूँ। तुम्हारी बात सही है चीकू, हम केवल मछुआरों की बातें सुनकर अपना घर नहीं छोड़ेंगे। परंतु मेंढक संतुष्ट नहीं था। मेरे दोस्तों, मुझे केवल मुसीबत को महसूस करना आता है, तो मैं अपनी पत्नी को लेकर कहीं और चला जाऊंगा कल सुबह तक। अगली सुबह मछुआरे वापस आए और अपनी जाल को बिछा दिया। उन्होंने जाल में बहुत कुछ पकड़ा। मीकू और चीकू ने छूटने की बहुत कोशिश की, पर उनकी कोई भी चाल काम नहीं आई। मछुआरे के जाल में फंसे हुए चीकू और मीकू तालाब के तट पर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। अरे नहीं, इस जाल से छूटना नामुमकिन है। अब क्या करूं मैं? बस यहाँ से निकल पाता। मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैंने सोचा कि मैं बच जाऊंगा। हम फंस गए भाई, खत्म हो चुके। दारा ने ठीक किया यहाँ से भागकर। और ये कहकर चीकू और मीकू ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। इन सब मछलियों को इस टोकरी में डालना, इन दोनों को तो हम अलग से बेचेंगे।
हाँ, इनकी अच्छी रकम मिलेगी। दारा और उसकी पत्नी दूर से दुखी होकर देख रहे थे। अगर हम नहीं भागते तो हम भी फंस जाते। काश ये दोनों भी मेरी बात सुन लेते, पर उनकी बेवकूफी और घमंडी ने उनकी जान ही ले ली। सच बोला तुमने, ये दोनों काफी गुणवान थे, पर जो जरूरी था वही नहीं कर पाए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। मुसीबत को महसूस करते ही अपने आप को बचाने की तुरंत कोशिश करें। 2 सिर वाला बुनकर। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में रहता था एक बुनकर आनंद नामक। आनंद एक गरीब आदमी था और अपने परिवार की देखभाल करने के लिए बहुत कष्ट उठाता था। उसकी कमाई काफी नहीं थी और उसकी यही इच्छा थी कि काश उसका जीवन इतना कठिन ना होता। एक दिन आनंद रोज की तरह कपड़ा बुन रहा था जब उसके करघे का ढांचा टूट गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी ली और जंगल में गया लकड़ी लाने ताकि वह नया ढांचा बनाए। उसने बहुत ढूंढा पर सही तरह की लकड़ी मिली ही नहीं। धीरे धीरे वह समुद्र तट की ओर चलने लगा, जहाँ पर उसने एक बहुत बड़े पेड़ को देखा। आनंद ने सोचा कि अगर वह इस पेड़ से काटेगा तो उसको जीवन भर ढांचे बनाने के लिए काफी लकड़ी होगा। जैसे ही आनंद ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, उसको एक गहरी आवाज सुनाई दी जो हर तरफ गूंज रहा था। वो आवाज पेड़ के अंदर से आ रहा था और आनंद को पता चल गया कि वह एक आत्मा की आवाज है जो उस पेड़ पर रह रहा था। हो बुनकर, मैं इस पेड़ पर कई वर्षों से रह रहा हूँ। यह मेरा घर है। किसी भी हालत में ये बचना चाहिए क्योंकि ये पेड़ मुझे समुद्र की ठंडी हवाओं से बचाता है। आत्मा जी, अगर मैं लकड़ी घर नहीं ले जाऊंगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। तो कृपया आप किसी और पेड़ पर जाइए क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सुनो मेरी बात, अगर तुम इस पेड़ को नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा को पूरी करूंगा। मांगो, क्या चाहिए? अगर ऐसा है तो आप मुझे थोड़ा समय दे दे। मैं अपने घर वापस जाकर अपने परिवार और दोस्तों से उनकी राय लेना चाहता हूँ कि मैं क्या मांग सकता हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। कृपया मुझे वचन दे। आत्मा ने आनंद को वचन दिया और फिर वह खुशी से अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने एक नाई दोस्त से हुई। हे दोस्त, एक आत्मा ने मुझसे कोई भी एक चीज मांगने को बोला है और सोचने का समय दिया है। तुम्हारी क्या राय है? मैं किस चीज के लिए मांगू? मेरी दोस्त, क्यों ना तुम एक राज्य के लिए मांगो जिसमें तुम महाराजा हो। मैं तुम्हारा मंत्री रहूंगा। तुम एक बड़े से महल में रहोगे और सारे धन दौलत का आनंद लोगे। तुम और तुम्हारा परिवार आराम से अमीरों की जिंदगी जी सकते हो और एक दिन के लिए भी काम ना करना पड़ेगा और हम दोनों भी जिंदगी के आनंद ले सकते हैं। ये तो कमाल की इच्छा है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी की राय ले लेता हूँ। एक बुद्धिमान आदमी कभी भी एक महिला की राय नहीं लेता। आदमी अपनी पत्नी के लिए खाना पीना, कपड़े, गहने सब दे सकता है, पर कभी भी उसकी राय नहीं लेनी चाहिए। महिलाएं हमेशा अपना लाभ के बारे में सोचते हैं और उनकी अकल भी कम है शायद, पर फिर भी मैं अपनी पत्नी की राय लेना चाहता हूँ। वह मेरी सहभागी है और उसका हक बनता है अपनी राय देने के लिए। आनंद जल्दी अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उसके दोस्त ने उसको क्या राय दी वो भी बताया। पत्नी ने कहा, मेरे पतिदेव, एक नाई को इन सब के बारे में क्या पता। एक महाराजा का जीवन बहुत कठिन है। हर रोज वह अपने दुश्मनों के बारे में, जंग, सेवकों और हर तरह की राजनीति से परेशान होता है। उसको एक क्षण की चैन नहीं होती और ऐसे आदमी के पास अपने परिवार के लिए कोई समय नहीं होता। तुम्हें शायद लगेगा कि ये आराम का जीवन है, पर ऐसा नहीं है। तुमने सही बोला है, पर ये नहीं कहा कि मैं आत्मा से मांगू क्या। हर रोज तुम केवल एक कपड़ा ही बुन पाते हो ना, जो हमारे लिए काफी नहीं है।
तुम्हें एक और हाथ का जोड़ा और एक और सर की मांग करनी चाहिए ताकि तुम 2 कपड़ों पर एक ही समय काम कर सकते हो। एक तुम्हारे आगे और एक तुम्हारे पीछे। पहला कपड़ा हमारे रोजी जरूरत पूरे करेगा और दूसरा कपड़ा हमारी विशेष जरूरतों को, और फिर हम खुशी से रह सकते हैं। तुमने सही कहा है और सच में तुम मेरी वफादार पत्नी हो। मैं अब यही करूँगा। आनंद खुशी से आत्मा के पास गया और बोला, आत्मा जी, मेरी ये इच्छा है कि मुझे और 2 हाथ और एक और सर चाहिए। ऐसा बोलते ही आनंद अब 2 सिर वाला और 4 हाथों वाला बन गया। खुशी खुशी वह घर की ओर निकल पड़ा। गांव के लोगों को लगा कि बुनकर को किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया है। सब भयभीत हो गए और उसका अंत करने का निर्णय ले लिया। बुनकर को वह लकड़ी और पत्थरों से मारने लगे। बेचारा बुनकर वहीं पे मर गया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकता, वह खुद को दुर्भाग्य में ही डाल देता है। 2 सिर वाला परिंदा। एक बार एक घने जंगल में रहता था एक अनोखा परिंदा, भरुंदा नामक। कई साल पहले एक चुड़ैल ने उसको श्राप दिया था और इसीलिए वह एक अजीब तरीके से बड़ा हुआ। उसका था एक पेट और पैरों का एक जोड़ा, परंतु उसका गला 2 हिस्सों में बंट गया, जिससे उसको थे 2 सिर। जंगल के बाकी जानवर भरुंदा की अनोखता की प्रशंसा करते थे। हर कोई उसको घूर घूर के देखता था। बहुत सारे जानवर उसको आदर करते हुए खाना और भेंट भी दिया करते थे। सब जानवर सोचते थे कि यह 2 सिर वाला परिंदा कोई महान जीव है। भरुंदा अपने 2 सिरों को ऊंचा करते जंगल में घूमा करता था। जैसा सबको लगता था, असल में वैसा कुछ नहीं था। पहला सिर दूसरे सिर पर काफी हावी था और उस पे राज करता था। दूसरा था थोड़ा साधारण स्वभाव का, अतः वह हमेशा चुप रहता था और पहले वाले को ही सारे निर्णय लेने देता था। इसीलिए दोनों कभी किसी चीज से राजी नहीं होते थे, क्योंकि वह एक दूसरे से बहुत अलग थे। एक दिन भरुंदा उड़ रहा था जब पानी पीने के लिए एक तालाब के पास आ रुका। पहला सिर बहुत प्यासा था तो वह खूब पानी पीने लगा। दूसरे ने बस थोड़ा ही लिया। अचानक से दूसरे सिर ने पास वाले पेड़ में एक फल को देखा और उसकी ओर जाने लगा। हे, हिलो मत, तुम्हें दिखता नहीं मैं पानी पी रहा हूँ? ओह माफ करना, पर मैं तो बस उस फल को लेने जा रहा था। कौन सा फल? वो उधर देखो, कितना स्वादिष्ट लग रहा है ना? वो फल मुझे दो। अरे नहीं, मैंने पहले देखा था। बस दो मुझे और इतना परेशान मत करो। उफ, ठीक है, ले लो। पहला सिर ने फल को गौर से देखा और फिर कहा, मुझे लगता है कि ये फल जहरीला है। हम इसे नहीं खा सकते हैं, समझे? नहीं, ये नहीं है जहरीला। तुम्हें बस ये खुद खाना है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। मुझे ये नहीं खाना है। हम दोनों का पेट एक ही है। अगर ये खाएंगे तो हम मर जाएंगे। नहीं, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। मुझे कभी भी अपना जीवन सुखी से जीने नहीं दिया। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा और मैं इस फल को खा के ही रहूंगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, बेवकूफ सर। मेरी बात सुनो, नहीं तो तुम हम दोनों को मार दोगे। पर बहुत देर हो चुकी थी। कुछ करने से पहले ही दूसरे सिर ने पूरा का पूरा फल अपने मुंह में डाल लिया।
कितना मजेदार है। देखा, मैंने बोला था कि कुछ नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि दिमाग केवल तुम्हारे पास है। ये तुमने क्या किया? अब हम दोनों मर जाएंगे। पहले सिर के ऐसा बोलते ही दोनों अचानक खांसने लगे और उनका गला फंसने लगा। उनकी सांसें बंद होने लगी और जल्द दोनों नीचे गिर गए। अंत में जहरीले फल ने उन दोनों को मार दिया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि एकता में ही बल है। एक बार एक छोटे से गांव में रामू नामक एक छोटा सा लड़का रहता था। रामू था बड़ा हंसमुख और चंचल। उसके कुछ मनपसंद चीजें थे। रामू अखरोट और जामुन का बड़ा शौकीन था। रामू की माँ उसको हर रोज ये खिलाती थी और उसको ये बहुत पसंद था। रोज की तरह एक दिन रामू की माँ ने उसको ये मेवे दिए। पर उनको खाने के बाद रामू को और भी चाहिए था। जिस बोतल में रामू की मम्मी मेवे छुपा के रखती थी, रामू ने वो बोतल ढूंढ लिया और सब कुछ खाना चाहा। रामू ने अपना हाथ बोतल में डाला, सारे मेवे को झपटा, परंतु उसका हाथ अंदर ही फंस गया। पूरा जोर लगा के खींचने की कोशिश की, परंतु उसका हाथ फंसा ही रहा। रामू परेशान हो गया। जमीन पे बोतल को मारा और भी कई तरीकों का इस्तेमाल किया हाथ को निकालने के लिए, पर बोतल था पतला सा, तो इसीलिए रामू का हाथ अंदर ही फंस गया। संघर्ष करते करते रामू अब रोने लगा। उसी समय रामू का दोस्त बालू वहाँ पर आया। बालू एक बुद्धिमान लड़का था। हे रामू, क्या कर रहे हो? बालू, मेरा हाथ इस बोतल में फंस गया है। मुझे ये मेवे चाहिए थे, पर अब मेरा हाथ ही फंस गया अंदर। रामू, सारे मेवे एक साथ मत निकालो, थोड़े से हाथ में लो और बाकी को छोड़ दो। एक बार जब हाथ बाहर आ जाएगा तो फिर से हाथ अंदर डाल के थोड़े और निकाल लो। रामू ने अपने दोस्त की बात मानी। और एक ही मिनट में सारे मेवे बाहर निकाल लिए। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। मुझे मेवे की इतनी लालच थी कि मैंने सारों को एक ही साथ पकड़ के रखा था। कोई बात नहीं रामू, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। रामू ने खुशी से अपने अखरोट और जामुन खाए और उस दिन अपने दोस्त से एक अच्छा सबक भी सीखा। लालची दोस्त। एक गांव में रहते थे 3 दोस्त, बिल्लू, नीलू और पिंकू। तीनों की दोस्ती बड़ी पक्की थी। बिल्लू और नीलू बहुत चतुर लड़के थे। कोई भी काम 2-3 बार सोच समझकर करते थे। दूसरी ओर पिंकू थोड़ा लापरवाह था। एक बार पिंकू बिल्लू और नीलू के पास आकर बोला, ओ बिल्लू नीलू, आज हमें आम के खेत में जाना था ना, भूल गए? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, लेकिन उस खेत तक पहुंचने के लिए वन को पार कर जाना है ना? अरे केवल वही नहीं, वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर भी है। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे डर लगेगा। अरे यार, वहाँ कोई जंगली जानवर नहीं है, लोग हर रोज उसी रास्ते से आते जाते हैं, चलो ना चलते हैं। पिंकू,
लेकिन मैंने अपने माँ बापू को नहीं बताया। जब तक हम वापस आएंगे शाम हो जाएगी, हम कभी और जाएंगे। ओफो, क्या तुम सब कुछ माँ बाबू को बोल के करते हो क्या? अगर तुम उनसे पूछोगे तो वे तुम्हें अनुमति नहीं देंगे। चलो हम जल्दी चलते हैं। ठीक है, परंतु अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी। किसी को भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है, अब चलो तो सही। तीनों दोस्त वन के भीतर चल पड़े, लेकिन सबको डर लगी थी, क्योंकि बचपन से वे सब एक भयानक जानवर की कहानी सुनते आए हैं जो इसी वन में रहा करता था। थोड़ा आगे चलते ही अचानक से उनको एक तेज आवाज सुनाई दी। तीनों झट से रुक गए और आसपास देखने लगे कि ये आवाज आई कहां से। अचानक से मुड़कर देखा तो उनके पीछे था एक बड़ा सा भालू। तीनों भयभीत होकर वहां से भागने लगे और एक पेड़ के पीछे छुप गए। हे भगवान, भालू आ गया, अब क्या करें? बिल्लू, नीलू, इस पेड़ को चढ़ने में मेरी सहायता करो। ऊपर जाने के बाद मैं तुम दोनों को खींच लूंगा। जैसा पिंकू ने कहा वैसे ही बाकी दोनों ने किया। पिंकू, अब तुम अपना हाथ दो। अरे, अपना हाथ क्यों नहीं दे रहे हो? जल्दी, भालू आ रहा है, जल्दी करो। वैसे यहाँ एक ही बैठ सकता है, तुम लोग कहाँ बैठोगे? बिल्लू और नीलू को पिंकू के ऐसा बोलने पर समझ ही नहीं आया। भालू और पास आने लगा। मेरे दोस्त नीलू, अगर हम जमीन पर पड़कर मरने का नाटक करें तो भालू शायद हमें कुछ नहीं करेगा। हाँ बिल्लू, अब यही करेंगे। दोनों लड़के जमीन पर पड़ गए और हिले बिना मरने का नाटक किया। भालू लड़कों के पास आया और उनको सूंघने लगा। दोनों को मरा हुआ समझ के भालू वहां से चला गया। अरे वाह, तुम दोनों ने अच्छे से भालू से छुटकारा पा लिया। बड़े भाग्यशाली हो कि भालू ने तुम लोगों को खाया नहीं। हाँ, बाल बाल बच गए। लेकिन नीलू, भालू तुम्हारे बहुत पास आया था ना? उसने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ, उसने बोला कि तुम जैसों से दोस्ती कभी नहीं करना। मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूँगा। पहले तुम मुझे नीचे उतारने में मदद करो। नहीं पिंकू, भालू ने बोला कि तुम जैसों की सहायता करने में कोई लाभ नहीं। हाँ, तुम वहीं बैठना, अब हम गांव वापस जा रहे हैं। दोनों बहुत निराश और गुस्सा होकर वहाँ से चले गए। पिंकू अकेले पेड़ के ऊपर बैठकर बस उनको देखता रहा। एक बार एक घने हरे जंगल में एक खरगोश रहता था। एक दिन खरगोश चैन से गहरी नींद में एक पेड़ के छांव तले सो रहा था। अचानक एक जोरदार और भयंकर आवाज सुनकर खरगोश उठ गया। वो कैसी आवाज थी? कहाँ से आई वो आवाज? जब उसने अपनी चारों तरफ देखा, उसे कोई नहीं दिखा और उसकी नजर में भी कुछ नहीं आया। खरगोश ने सोचा, शायद कोई भूचाल आने वाला है और इसलिए मुझे वो जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने मन ही मन ये सोचा और बड़ी तेज उस जगह से भागने लगा। जब खरगोश दौड़ रहा था, तब एक हिरन ने उसे देखा। रुको दोस्त, क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? भूकंप आ रहा है मेरे दोस्त, धरती फटने वाली है, इसलिए भाग रहा हूँ। तुम भी भागो मेरे साथ। क्या? धरती फटने वाली है? मुझे अपने दोस्तों को ये बात बतानी चाहिए और उनको भी अपने साथ बुला लेना चाहिए। हाँ, सही सोचा है तुमने। चलो दौड़कर तुम्हारे दोस्तों के पास जाते हैं और उन्हें इस बारे में सूचित करते हैं। एक दूसरे को ये बोलकर दोनों अपने दोस्तों के पास भागने लगे। उसी दौरान एक हाथी, बंदर और एक गधे ने उन्हें दौड़ते हुए देखा। क्या हुआ दोस्तों? तुम इतना भयभीत होके भाग क्यों रहे हो?
हाथी भाई, ये धरती फटने वाली है। हम दोनों भागकर अपने दोस्तों को यह खबर देने और उन्हें हमारे साथ चलने के लिए पूछने जा रहे हैं। तुम भी अपनी जान बचाने के लिए चलो हमारे साथ। हे भगवान, धरती फटने वाली है, अब हम लोग क्या करें? हमें खरगोश और हिरन के साथ भाग जाना चाहिए अपनी अपनी जान बचाने के लिए। वे सब भयभीत होकर एक साथ टोली बनाकर भागने लगे और तुरंत उस जगह से निकल जाना चाहते थे। इतने में एक बाघ ने उन सबको डर के मारे भागते हुए देखा। अरे क्या हुआ? तुम सब डर के मारे भाग क्यों रहे हो? भागो बाघ भागो, कुछ ही समय में धरती फटने वाली है, इसलिए हम सब भाग रहे हैं अपनी अपनी जान बचाने के लिए। तुम भी चलो हमारे साथ, हमें जल्द ही इस जगह से निकलना पड़ेगा। कुछ ही समय में धरती फटने वाली है, चलो फिर भाग चले यहाँ से। जब सभी जानवर उस जगह से भाग निकलने वाले थे, तभी शेर ने झाड़ियों के बीच से छलांग मारा और उनके सामने आ खड़ा हो गया। क्या तुम सब मुझसे बच के भाग रहे हो? नहीं नहीं शेर जी, हम सब आपसे बचकर भाग नहीं रहे थे, बल्कि हम लोग आपके पास दौड़कर आ रहे थे एक गंभीर समस्या के बारे में सूचित करने। ठीक है, बताओ क्या समस्या है? मेरे प्रभु, कुछ ही समय में ये धरती फटने वाली है। अगर हम सब इस जंगल में रहेंगे तो कोई नहीं बचेगा। आप भी हमारे साथ यहाँ से भाग चलें। बिना कोई सोच विचार किए शेर बाघ के बातों में आ गया और सबके साथ भागने लगा। सारे जानवर बेचैन होकर भाग रहे थे और रास्ते में उन्होंने लोमड़ी को देखा। क्या हुआ? तुम लोग सब भाग क्यों रहे हो शेर जी के साथ? लोमड़ी, कुछ ही समय में ये धरती फटने वाली है, तुम भी चलो हमारे साथ, हम सब इस जगह से भाग निकलते हैं। हा 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 हा, धरती फटने वाली है, किसने बोला? तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मेरी बातों का कोई मूल्य नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं नहीं राजा जी, मुझ पे दया कीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन धरती क्या केवल एक ही स्थान पे फटती है? किसने देखा धरती फटते हुए? बाघ ने मुझे खबर दी कि धरती फटने वाली है। हर कोई एक दूसरे की तरफ इशारे करने लगे जब तक वे खरगोश तक ना पहुँचे। शेर जी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? मैं जब पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था, तब मैंने एक जोरदार और भयंकर आवाज सुनी। जब मैंने अपनी चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। इतनी जोरदार आवाज तो तभी आती है ना जब धरती फटने वाली होती है। खरगोश बड़ी ईमानदारी से शेर को अपनी स्थिति के बारे में समझा रहा था। लोमड़ी बड़े ध्यान से सब सुन रही थी। ठीक है, चलो उस जगह चलते हैं जहाँ तुम सो रहे थे और पता लगाते हैं कि वो आवाज आई कहाँ से थी। तब हम सबको कारण पता चल जाएगा। लोमड़ी सही है, चलो उस स्थान पर जाकर समस्या का कारण ढूंढते हैं। सारे जानवर उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर खरगोश सो रहा था और चारों तरफ सबूत ढूंढने लगे। उसी दौरान एक बार फिर कहीं से जोरदार और भयंकर आवाज आई। शेर जी, क्या आपने वो जोरदार आवाज सुनी? किसी ने मुझ पे यकीन ही नहीं किया। जब ये सब तमाशा चल रहा था, तब लोमड़ी अपने चारों ओर सुराग ढूंढ रही थी। उसने कुछ नारियल जमीन पर पड़े देखे। ठीक उसी समय एक और नारियल पेड़ से नीचे गिरा। ये कोई धरती फटने की आवाज नहीं है शेर जी, ये तो बस पेड़ से नारियल नीचे जमीन पर गिरने की आवाज है। खरगोश, तुमने बस इस आवाज से डर के पूरे जंगल को बेवकूफ बनाया। हर कोई खरगोश के ऊपर हंसने लगे। एक बार था एक चूहा जिमी नाम का। जिमी अपना समय अक्सर इधर उधर अकेला घूमा करता था, खाने की खोज में और खुद को बना रखने में। एक दिन जिमी बहुत ही भूखा था और उसको खाने के लिए कुछ ना मिला। उसने हर जगह बहुत ढूंढा, परंतु उसको भोजन के लिए कुछ भी प्राप्त न हो पाया। कई दिनों तक यही हाल रहा। जिमी की सारी मेहनत बेकार हो गई क्योंकि कहीं पे भी खाना नहीं था। अतः
जिमी बहुत दुबला पतला सा और दुर्बल बन गया। एक दिन जिमी कुछ भोरियों के पास चल रहा था, अपनी भूख को लेकर तड़प रहा था। उसी समय उसको मकाई का एक बड़ा सा भोरी मिला। जिमी मकाई को देखकर हैरान और खुश हो गया। टोकरी में एक छोटा सा छेद था। अंदर घुसने के लिए जिमी के लिए वो छेद काफी था और प्रतीक्षा किए बिना जिमी तुरंत मकाई पर टूट पड़ा। जिमी आसानी से टोकरी के अंदर चला गया और मकाई को जल्दी जल्दी खाने लगा। क्योंकि जिमी बहुत भूखा था, वह बेहद बहुत सारी मकाई को निगलने लगा। वह ललचा गया और एक एक करके खाता ही गया। वाह, देखो तो सही, यहाँ पे कितनी मकाई है। मैं अब अगले कुछ दिनों तक का खाना भी खा लूंगा। क्या पता कल को मुझे इतना खाना मिलेगा या नहीं। जिमी रुका ही नहीं और धीरे धीरे उसका पेट बढ़ता गया। सारी मकाई खाने के बाद जिमी बहुत ही मोटा बन गया। अब बहुत देर हो चुकी थी जिमी को ये एहसास होने के लिए कि उसने जरूरत से ज्यादा खा लिया। पर जिमी बहुत ही संतुष्ट था कि वह सारी मकाई खा गया। अब जिमी टोकरी के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, परंतु हो ही नहीं पाया। टोकरी का छेद छोटा था ना, तो जिमी का बड़ा सा पेट उसमें से गया ही नहीं। उसी समय जिमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चिल्लाने लगा, हे भगवान, मैं इस टोकरी से अब कैसे निकलूं? मेरी मदद करो भगवान। जिमी बहुत डर गया। अगर किसी ने उसको देख लिया तो उसकी जान ही चली जाएगी। वह चिल्लाता रहा मदद के लिए। उसी समय एक बिल्ली जिमी की चीख को सुनकर वहां पर आई। बिल्ली ने पूछा कि क्या हुआ। जिमी ने बिल्ली को सारी घटना सुनाई और बिल्ली को मदद के लिए मांगा। बिल्ली बोली, तुम्हें पतला होने तक का इंतजार करना पड़ेगा, तभी टोकरी के बाहर निकल पाओगे। अब जिमी टोकरी के अंदर ही बेहाल बैठा रहा, पतले होने के इंतजार में। अब वह अपने पहले परिस्थिति में ही वापस पहुंच गया, क्योंकि अब उसको खुद को फिर से भूखा रखना पड़ेगा। फर्क इतना ही था कि इस बार वह टोकरी में फंसा पड़ा था। अब टोकरी में डर डर के रहने के अलावा जिमी और कुछ नहीं कर सका। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ भी अधिक अच्छा नहीं है। एक बार एक जंगल में रहता था एक भेड़िया। हर समय वह इधर उधर घूमता रहता था, सबको परेशान करते हुए। बाकी सारे जानवर उसको स्वार्थी समझते थे, क्योंकि भेड़िया केवल अपने बारे में ही सोचता था। जब कोई भी उसकी मदद के लिए आता तो उनको मना करके वापस भेज देता था। एक दिन भेड़िया जंगल में ऐसे ही घूम रहा था। वह बहुत भूखा था और खाना के लिए ढूंढ रहा था, जब उसको दूर एक बैल का मांस नजर आया। भेड़िया ने देखा कि वहां पे कोई और था या नहीं और जल्दी जल्दी मांस को खाने लगा। अचानक से उसने सोचा, अगर किसी और ने इसको देख लिया तो वे हिस्सा मांगने आ जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके मुझे इसको पूरा खा लेना चाहिए। तो भेड़िया अब जल्दी से ठूस ठूस के खाने लगा। अचानक से एक बड़ी सी हड्डी उसके गले में फंस गई। भेड़िया जोर से खांसने लगा, पर हड्डी निकली ही नहीं। उसने ऊपर नीचे कूदा, जमीन पे लुढ़का, पर हड्डी निकली ही नहीं। जल्दी वह थक गया और उसकी सांस फूलने लगी। नदी की ओर दौड़ते गया और पानी भी पिया और दर्द से तड़पने लगा, क्योंकि हड्डी गले से उतर भी नहीं रही थी। भेड़िया हार मानने ही वाला था जब उसने सोचा कि वह जंगल में दूसरे जानवरों के पास मदद मांगने जाएगा। पहले वो खरगोश के पास गया। हे खरगोश मेरे दोस्त, मेरी मदद करो, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, कृपया क्या तुम इसको निकाल सकते हो?
पता नहीं भेड़िया, मुझे आज बहुत काम है। और बिना परवाह किए खरगोश वहाँ से चला गया। भेड़िया को खरगोश पर बहुत गुस्सा आया, परंतु जंगल में किसी भी जानवर ने भी भेड़िया की मदद नहीं की। कुछ तो हंसने भी लगे और ज्यादातर सीधा मुंह पे ही मना कर दिया, क्योंकि खुद भेड़िया ने उनकी मदद कभी नहीं की थी। भेड़िया और भी तड़पने लगा, जमीन पर गिर पड़ा और आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। जब उसने एक सारस को उड़ते हुए देखा, उसने सारस को पहचान लिया था और तुरंत उसको पुकारा। हे सारस, मेरे पुराने दोस्त, कृपया मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अपने इस दोस्त की मदद कर दो। सारस भेड़िया के पास आई और बोली, सबसे पहले तुम मेरे दोस्त नहीं हो, और ऐसा क्या हो गया कि तुमको मेरी मदद की जरूरत पड़ी है? मेरे गले में हड्डी फंस गई है। बहुत कोशिश की पर निकल ही नहीं रहा। मैंने सबको पूछा पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जी हाँ, कमाल है। चलो अब जल्दी से निकाल दो ताकि मैं अपने रास्ते निकल पड़ूं। ना ना, इतनी जल्दी नहीं। तुम्हें मुझे मेरी मदद के लिए इनाम देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही हड्डी के साथ रह सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं तुमको इनाम दूंगा। अब इसको जल्दी बाहर निकालो। मुझसे वादा करो। हाँ, मैं वादा करता हूँ, सच में। भेड़िया ने अपना मुंह पूरा खोला और सारस ने आसानी से हड्डी को बाहर निकाल दिया। भेड़िया का गला आखिरकार खुल गया और वह फिर से आराम से सांस लेने लगा। भेड़िया खुशी से कूदने लगा और निकलने ही वाला था जब सारस उड़कर उसके आगे आ खड़ी। कहाँ जा रहे हो? मेरा इनाम कहाँ है? इनाम? कौन सा इनाम? तुमने वादा किया था कि तुम इनाम दोगे मेरी मदद के लिए। दो अभी। हाँ, मेरी भोली दोस्त, तुम्हें समझ नहीं आया? जब तुमने मेरे मुंह में झांका तब मैं तुम्हारी गर्दन को काट सकता था, पर मैंने तो ऐसा किया नहीं। तुम्हारी जान रखी है मैंने, यही तुम्हारा इनाम है। तुम एक दुष्ट जानवर हो, इसीलिए सब तुमसे नफरत करते हैं। तुम बूढ़े और अकेले मरोगे। मुझे तुमको ऐसे ही छोड़ना था दर्द में। मैं ही पागल थी जो तुम पे भरोसा किया। सारस गुस्से से उबलने लगी, उस पे वार करने ही वाली थी, पर भेड़िया हंसते हुए वहाँ से भाग निकला। फिर से वह एक स्वार्थी जानवर की तरह जीने लगा। सारस ने जंगल के सारे जानवरों को बताया कि उसने क्या किया था, तो सब ने भेड़िया को जंगल से निकालने का निर्णय लिया। पर भेड़िया गया ही नहीं, तो सब ने उसको अकेला ही छोड़ दिया और अंत में भेड़िया का कोई दोस्त नहीं रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मदद उसी की करो जो मदद के लायक हो। एक जंगल में रहता था एक अकेला गौरैया। गौरैया का कोई दोस्त नहीं था, तो वह पेड़ की डाली पर बैठे इधर उधर देख रहा था। उसी डाली पर था एक तोता, जिसने गौरैया को अकेले देखा तो उसके पास गया। हे छोटे गौरैया, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो इधर उधर देखते हुए? मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो मैं बस यही देख रहा हूँ कि मुझे कोई मिल जाए। हाय बेचारा, तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं? ठीक है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे दोस्त बनेंगे। वाह, मैं आप लोगों की दोस्ती पाकर बहुत खुश हूँ। उस दिन से गौरैया उनके साथ रहने लगा। क्या हम पास वाले खेत के पास जाकर वहाँ कुछ खाए? नहीं, ये गलत है। हमें अजनबियों के खेत पर जाकर उनकी अनुमति के बिना खाना नहीं चाहिए। तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें एक जगह ले जाएंगे जहाँ पे बहुत सारा खाना मिलेगा। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ आऊँगा। तोते और गौरैया एक जगह पर गए जहाँ पर एक आदमी रोज इनको खाना खिलाता था। गौरैया भी अब रोज उनके साथ उसी स्थान पर जाने लगा खाना खाने के लिए।
तोते भी गौरैया को हर जगह अब साथ ले जाते थे। कुछ ही दिन में गौरैया उनके झुंड का एक हिस्सा बन गया। वह सब एक साथ बहुत ही खुश थे। इसी दौरान गौरैया ने कुछ कौवों से भी दोस्ती कर ली। वह उनके साथ काफी समय बिताने लगा। पर तोते ने गौरैया से बोला कि वह कौवों से दूर ही रहे। उसने कहा कि कौवों की संगति बुरी होती है, पर गौरैया ने तोते की बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन सारे कौवे एक मकाई के खेत पर जा रहे थे तो उन्होंने गौरैया को भी साथ आने को कहा। पर मेरे दोस्त तोते ने बोला कि किसी और के खेत में जाकर खाना गलत है, तो माफ करना, मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकता। अरे हम कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी खा सकते हैं। अगर तुम उन तोते की बातें सुनोगे तो कभी ठीक से बड़े नहीं हो पाओगे। अब भोला गौरैया ने कौवों की बात सुन ली और उनके साथ चला गया। सारे कौवे मकाई खाने लगे और खेत को नष्ट करने लगी। गौरैया को पता नहीं था कि वह क्या करे, तो इधर उधर कूद रहा था। इसी दौरान खेत का किसान वहां आ गया और देखा कि सारे पक्षी उसकी फसल को खराब कर रहे थे। उसने तुरंत पक्षियों पर जाल बिछाया। किसान को देखते ही कौवे तो तुरंत वहां से उड़ गए, क्योंकि उनको इस चीज की पहले से ही आदत थी। पर बेचारा गौरैया को समझ नहीं आया और वह पकड़ा गया। किसान को लगा कि एक कौवा तो पकड़ा गया, पर पास आकर देखा तो जाल में था एक छोटा गौरैया। किसान बहुत गुस्से में था, क्योंकि कौवों ने तो उसकी सारी फसल खराब कर दी थी। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, कृपया मुझे छोड़ दो। गौरैया ने बहुत भीख मांगा, पर किसान ने उस पे कोई रहम नहीं दिखाया और उसको जाल में ही मरने छोड़ दिया। गौरैया को अब पछतावा हुआ कि उसने तोते की बात क्यों नहीं माना। उसने तोते की बात ना सुनकर कौवों के साथ दोस्ती कर ली और इसीलिए वह आज इस परिस्थिति में फंस गया है। अन्य लोग आपके चरित्र को आपके मित्रों के आधार पर आंकते हैं। एक बार था एक मुर्गा जिसका नाम था हरी। एक दिन हरी को बहुत भूख लगी थी, तो खाने की खोज में बाहर निकला। हरी एक भोला सा मुर्गा था जिसको दुनियादारी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। रास्ते में उसने अपने दोस्तों को प्रणाम किया और फिर एक जगह आ पहुंचा। हरी जमीन में दानों को ढूंढ रहा था। जमीन को खोदता रहा पर कुछ ना मिला। फिर थोड़ा और आगे गया और वहां पर जमीन को कुरोदने लगा। वहां पे भी उसको कचरे के अलावा और कुछ ना मिला। हरी थोड़ा और आगे गया और जमीन को फिर से कुरोदने लगा। इस बार जमीन को वो और गहरा खोदता रहा। धूप तेज थी और अब हरी का सब्र टूटने लगा। अचानक से उसको कुछ सख्त और चमकीला नजर आया, तो वह और तेजी से खोदने लगा। अतः उसको एक सुंदर रत्न मिला। हरी ने अपनी चोंच से रत्न को बाहर निकाला। उसने कभी भी ऐसी कोई चीज देखी ही नहीं थी। उसने जब सूरज की ओर रत्न को रख के देखा तो उसका नीला रंग हर तरफ फैलकर चमक रहा था। हरी अपनी नजरें रत्न से दूर नहीं कर पाया। अब ये रत्न हरी का हो गया था। ये तो बहुत ही सुंदर रत्न है, पता नहीं इधर कैसे आया। शायद ये किसी महाराजा या कोई अमीर आदमी का होगा। अब ये मेरा है। कोई भी दुनिया के इस पार से उस पार तक इस रत्न को पाने के लिए जरूर जाएगा। रत्न के पीछे पीछे हरी अपनी भूख के बारे में ही भूल गया था, पर अचानक से वह वापस असलियत में आ गया। ओफो, पर सबसे पहले मुझे इतनी भूख लगी है और वैसे मैं इस रत्न के साथ करूं भी क्या? इसको बेच तो नहीं सकता, मुझे इसका मूल्य भी नहीं पता। मुझे तो बस खाना और सोने के लिए जगह की आवश्यकता होती है। इस समय तो मेरे लिए दाना ही सबसे मूल्यवान चीज है। ये रत्न तो मेरे लिए बेकार ही है। हरी ने वो रत्न को वहीं पे छोड़ा
और खाने की खोज में दूसरी जगह चला गया। यही थी उसकी जिंदगी और कोई चीज उसके लिए मायने नहीं रखती थी। मुर्गा सही था। कोई भी चीज तभी मूल्यवान होता है अगर वो हमारे किसी काम आता है। एक बार एक जंगल में काया नाम का एक सांप रहता था। वह अब भोजन के लिए मेंढकों को पकड़ने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया था। तो काया ने सोचा, अब मैं शिकार करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और अगर मुझे कोई भोजन नहीं मिला तो मैं जल्द ही कमजोरी से मर जाऊंगा। मुझे इस समस्या का हल सोचना होगा। अचानक उसे एक शानदार विचार आया। उसके भोजन को पकड़ने का एक आसान तरीका था और जल्द ही वो एक पहाड़ के नीचे के एक तालाब में पहुंच गया। वह जानता था कि यहाँ कई मेंढक होंगे। योजना के अनुसार वह तालाब के पास लेट गया, जैसे उसे शिकार करने की कोई परवाह नहीं है। एक एक करके सभी मेंढकों ने उसे देखना शुरू कर दिया। उसने तालाब के किनारे आराम करने का नाटक करते हुए ऐसा जताया जैसे उसका शिकार करने का कोई इरादा नहीं है। नदी के तट पर उसे देखते ही मेंढक भागने लगे, लेकिन जैसे कि वो शिकार नहीं कर रहा था, वे धीरे धीरे उस जगह के आसपास इकट्ठा होने लगे जहाँ सांप लेटा हुआ था। एक मेंढक ने उससे कहा, हे दोस्त, आज तुम शिकार क्यों नहीं कर रहे? क्या वो तुम्हारी वृत्ति और व्यवहार का हिस्सा नहीं है? तब सांप ने नाटक करना शुरू किया और जवाब दिया, अब मुझे भोजन की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं एक अशुभ व्यक्ति हूँ। कल रात मैं भोजन की तलाश में इधर उधर जा रहा था तो मुझे कुछ नहीं मिला, इसीलिए मैंने पंडित के पुत्र को निराशा में डस लिया। पंडित को इतना गुस्सा आया कि उसने मुझे श्राप दे दिया कि अब से मैं किसी भी मेंढक का शिकार नहीं कर पाऊंगा और मुझे मेंढकों की सेवा करनी होगी। इसलिए अब से मैं अपने जीवन में केवल वही कर रहा हूँ जो मेंढकों को प्रसन्न करता हो। तो इसलिए मैं यहाँ हूँ तुम सबकी सेवा में। मैं अपनी पीठ पर एक सवारी भी दे सकता हूँ, जो कोई भी मेंढक चाहता हो। ऐसी विचित्र कहानी सुनकर मेंढक आश्चर्यचकित हो गए और ये समाचार मेंढकों के राजाओं तक पहुंच गया। जब उन्होंने ये समाचार सुना तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ सांप से संपर्क किया। राजा ने उससे पूछा कि क्या समाचार वास्तव में सच है? सांप ने राजा को हौसला दिलाया कि उसका इरादा गलत नहीं है और उसे अपनी कहानी बताई। इसलिए उसका परीक्षण करने के लिए राजा ने पहले सांप की पीठ पर सवारी करने का फैसला किया। जैसे ही राजा सांप की पीठ पर बैठा, उसने राजा को तालाब के चारों ओर बहुत सावधानी से घुमाया। राजा बहुत खुश था और उसे बहुत मजा आया। ऐसे घूमना तो फुदकने से बहुत बेहतर है। सभी मंत्री और अन्य मेंढक भी एक एक करके सांप की पीठ पर सवार हो गए और वे भी बहुत खुश थे। सांप ने अपना काम सावधानी से किया और रेंगने के कई तरीकों को प्रस्तुत करके खुद को एक अच्छा सवार साबित किया। सभी मेंढक और विशेष रूप में मेंढक का राजा बहुत संतुष्ट थे और घर लौटने के समय सभी सांप की ही चर्चा कर रहे थे। सांप को खुशी हुई कि वह अपनी योजना में सफल हो गया है। अगली सुबह उसने बहुत कमजोर और बीमार होने का नाटक किया, यहाँ तक कि वह इसे विश्वसनीय बनाने के लिए धीरे धीरे रेंगने लगा। दूसरी तरफ मेंढक के राजा पिछले दिन की तरह सांप की पीठ पर सवार होकर अपनी सुबह शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक था। जैसे ही वह सांप के पास पहुँचा, उसे उसके स्वास्थ्य के बारे में पता चला। राजा ने उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो सांप ने उत्तर दिया, हे राजा, मैं आज बीमार हो गया हूँ। मैं अब रेंगने के लिए बहुत कमजोर हूँ। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए आप सभी को सवारी देने के लिए मुझ में थोड़ी ताकत तो होनी चाहिए। राजा ने कुछ पल सोचा और फिर अपने मंत्रियों से सलाह ली। उन्होंने तब फैसला किया कि उसे स्वस्थ रखने के लिए वो हर दिन उसे एक मेंढक की भेंट देंगे। इस बारे में सुनने के बाद सांप बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसी के लिए तो उसने ये योजना बनाई थी। सांप ने राजा की दया और उच्च विचार की प्रशंसा की और फिर
उसे और अन्य मेंढकों को अपनी पीठ पर सवारी भी दी। उस दिन से सांप हर दिन मेंढकों को एक सवारी देता था और फिर खाने के लिए उसे एक मेंढक मिल जाता था। इस तरह कुछ दिनों में सांप ने बहुत ताकत हासिल की और बहुत स्वस्थ भी हो गया। दूसरी ओर मेंढकों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही थी और मेंढकों का राजा बहुत निराश था जब उसे ये एहसास हुआ कि मेंढक संख्या में कितने कम हो रहे हैं। मेंढक राजा अब भी इस सब के पीछे सांप के असली मकसद को नहीं समझ सका और दिन ब दिन असहाय होता गया। एक दिन एक बड़ा काला सांप तालाब के किनारे पहुंचा। जब उसने उत्साहित मेंढकों को खुशी में झूमते और उछलते और सांप की पीठ पर सवार हुए देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने बूढ़े सांप से पूछा कि ऐसे कैसे संभव है? अरे दोस्त, तुम अपनी पीठ पर मेंढकों को सवारी क्यों दे रहे हो? वो तो हमारे भोजन है ना, क्या तुम उन्हें खा नहीं रहे? फिर बूढ़े सांप ने काले सांप को सब कुछ समझाया। मैंने यहाँ कई अलग अलग मेंढकों को खाकर कई अलग अलग स्वादों का आनंद लिया है। मैंने जीवन के इस आसान तरीके को अपना लिया है और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। समय इस तरह बीत गया। सांप ने राजा के मंत्रियों और राजा के रिश्तेदारों को भी खाना शुरू कर दिया। अंत में एक दिन उसने राजा को भी खा लिया और तालाब के सभी मेंढक समाप्त हो गए। तो बच्चों, बुद्धिमानों ने इसीलिए कहा है, कभी भी अपने दुश्मनों पर विश्वास मत करो, चाहे वे आपको कितना भी दिलासा दें। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी एक सुंदर से गांव में छोटे से घर में रहते थे। वे दोनों काफी दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वो वर्षों से इंतजार कर रहे थे और हर दिन वो इस उम्मीद से भगवान से प्रार्थना करते थे, एक दिन उन्हें एक संतान का आशीर्वाद मिलेगा। आखिरकार भगवान ने उन्हें एक पुत्र देकर आशीर्वाद दिया। अंत में ब्राह्मण की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि बच्चा एक सांप बनकर निकला है। हर कोई हैरान था। उन्होंने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को सांप से जल्द छुटकारा पाने की सलाह दी और उसने ऐसा कभी नहीं सोचा कि उसका शिशु एक सांप है। उस दिन से पत्नी ने प्यार और देखभाल के साथ सांप को पाला। वो हर रात सांप के पास जाकर उसे सोने से पहले कहानियां सुनाया करती थी। जल्द ही सांप बड़ा हो गया। एक अवसर पर पड़ोस में एक शादी हुई थी। जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी ने शादी समारोह देखा, वो अपने पुत्र सांप के बारे में सोचने लगी। वो भी चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन सवाल उठता था कि कौन सी लड़की सांप से शादी करेगी? उसे तो रोकना असंभव था। उसे विश्वास था कि वो निश्चिंत रूप से अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ देगी। ब्राह्मण की पत्नी ने लंबी और कड़ी खोज की, लेकिन कोई भी लड़की उसके बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी। एक दिन जब ब्राह्मण काम से घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को रोते हुए पाया। उसने उससे पूछा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अंत में उसने कहा, मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे से प्यार नहीं करते। तुम हमारे बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। वो अब बड़ा हो गया है, लेकिन तुम्हें तो उसकी शादी करने का ख्याल ही नहीं है। ब्राह्मण ये शब्द सुनकर हैरान रह गया। दुल्हन हमारे बेटे के लिए? क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी लड़की इससे शादी करने के लिए राजी होगी? उसने अपने दोस्त से मिलने का फैसला किया। बातचीत के दौरान मित्र ने ब्राह्मण से पूछा कि वो देश भर में क्यों घूम रहा है। मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश कर रहा हूँ कि वो आगे ना जाए। और उसने अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से कराने का वादा किया। ब्राह्मण चौंक गया। उसने शादी के लिए अपनी बेटी को ब्राह्मण के साथ भेज दिया। वो अपने बेटे के लिए एक आदर्श दुल्हन बनती। ब्राह्मण की पत्नी खुश थी और जल्दी से शादी की तैयारियां करने लगी।
जब गांव के लोगों ने इस बारे में सुना तो वो लड़की के पास गए और उसे सांप से शादी न करने की सलाह दी। उन्होंने उसे झूठी कहानियां सुनाकर डराने की कोशिश की और ब्राह्मण के परिवार के बारे में झूठ बोला, लेकिन लड़की ने उनकी बात नहीं मानी। सांप और लड़की के बीच शादी हुई। जल्द ही लड़की ने अपने पति सांप के साथ रहना शुरू कर दिया। सांप रात में अपने बक्से में सोता था, जबकि उसकी पत्नी बक्से के बगल में अपने बिस्तर पर सोती थी। एक रात लड़की बस सोने के लिए तैयार ही हो रही थी जब उसने कमरे में एक सुंदर युवक को देखा। वो सदमे में थी और बहुत डरी हुई भी थी। जैसे ही वो मदद के लिए दौड़ने वाली थी, युवक ने उसे रोका और कहा, कृपया मेरी बात सुनो, डरो मत। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं तुम्हारा पति हूँ। लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रही है। उसका पति सांप वास्तव में एक आदमी था। वो रोने लगी और फिर उसने उस आदमी को साबित करने के लिए कहा कि वो जो कह रहा है वो सच है। युवक ने सांप की खाल में घुसकर खुद को साबित किया और युवक के रूप में एक बार फिर आ गया। लड़की अपने पति को मानव के रूप में पाकर बेहद खुश हुई और उसके चरणों में गिर गई। उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा कि वह किसी को भी ना बताए, क्योंकि अभी समय नहीं आया है। इसलिए ये एक पति और पत्नी के बीच का रहस्य था। उस रात के बाद हर रात जवान सांप की त्वचा से बाहर आ जाता था। वो दिन के समय तक अपनी पत्नी के साथ रहता था और फिर सांप की खाल में वापस चला जाता था। एक रात ब्राह्मण रात के बीच पानी पीने के लिए उठा, जब अचानक उसे अपनी बहू के कमरे में से आवाज सुनाई दी। उसने चुपचाप उस पर नजर रखी और देखा कि सांप अचानक एक युवक में बदल रहा है। सांप की खाल को पकड़ लिया और उसे कई टुकड़ों में चीर दिया। प्रिय पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अभिशाप के कारण मुझे एक सांप रहना पड़ा, जब तक कि कोई मुझसे पूछे बिना सांप के शरीर को नष्ट न कर दे। आज आप इसे कर चुके हैं। मैं अब अभिशाप से मुक्त हो गया हूँ। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और खुशी के आंसू बहाने लगी। अपने सांप बेटे के प्रति उसका अटूट प्रेम एक खूबसूरत चीज में बदल गया था और वह अपने बेटे को अब और भी अधिक प्यार करती थी। धन्यवाद। कौवा और कबूतर। एक दिन जंगल में कौवा उड़ते जा रहा था जब उसने एक सफेद कबूतर को देखा। वाह, कितनी खूबसूरत कबूतर है, इतनी गोरी। कौवा कबूतर का पीछा करने लगा। हे, तुम कितनी सुंदर हो। इतनी सुंदर हो कैसे? तुमसे मतलब और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? चले जाओ और पीछे नहीं आना। कबूतर ने इतना कठोर जवाब दिया तो कौवा उसके बारे में सोचता ही रहा। ये इतनी घमंडी है क्योंकि ये इतनी सुंदर है ना। मैं क्यों नहीं कबूतर की तरह गोरा हूँ? मुझे कबूतर की तरह किसी भी हालत में बनना पड़ेगा। ऐसा सोचते कौवा उड़ गया जब उसकी पुरानी दोस्त कोयल उसके पास आई। हे दोस्त, क्या हुआ? तुम इतने खोए हुए क्यों हो और मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो? मेरी दोस्त, मुझे कबूतर की तरह गोरा बनना है। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मैं ये कैसे करूँ। अब तुम ही मेरी मदद कर दो। इतना क्यों सोच रहे हो? बस किसी भी नदी में जाओ और स्नान करो और तुम गोरे बन जाओगे। कोयल की सलाह लेकर कौवे ने नदी में स्नान किया, पर उसका रंग वैसे का वैसा ही रहा। बार बार पानी में अपने आप को डुबोया। ठंडा पानी ना बर्दाश्त किए कौवा आखिरकार पानी से बाहर निकल गया। अगले दिन वह कोयल से मिलने गया। मैंने जैसा तुमने कहा वैसे किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी बार मैंने पानी में अपने आप को डुबाया और ठंड बर्दाश्त ना कर पाके मैं बाहर ही निकल गया। ओह, तो तुम गोरे नहीं हुए? हाँ,
कोयल फिर से सोचने लगी। ठीक है, इस बार तुम कोई आटे के कारखाने पर जाओ और अपने आप को सफेद मैदा में डुबोना, फिर शायद गोरे हो जाओगे। कौवे ने ध्यान से कोयल की बात मानी और उड़ चला आटे के कारखाने की खोज में। आखिरकार उसको एक आटे का दुकान मिल गया, पर दुकान का मालिक वहीं पर था। मुझे मालिक के निकलने तक का इंतजार करना पड़ेगा और फिर आटे में कूदकर अपने आप को गोरा बना लूंगा। ऐसा सोचते हुए कौवा पास वाले पेड़ के ऊपर बैठ गया। इसी दौरान दुकान का मालिक भोजन करने थोड़ी देर के लिए दुकान से निकल गया। तुरंत कौवा गया और अपने आप को आटे की बोरी में डुबोया। वहां से उड़ते ही सारा आटा धीरे धीरे उसके शरीर से झड़ गया। कौवा मजबूरन फिर से कोयल से मिलने गया। मैंने अब ये भी कर लिया, बस सारा आटा उड़ते समय झड़ गया। ओह, इससे भी तुम गोरे नहीं हुए? ठीक है। क्यों ना तुम रंग की दुकान ढूंढो और अपने आप को सफेद रंग में डुबाना, इससे तुम पक्का गोरे बन जाओगे। बेचारा कौवा फिर से अब रंगों की दुकान की खोज में उड़ चला। उसको अंत में सफेद रंग मिल गया और खुश होकर अपने आप को रंग में डुबो दिया। ऐसा करते ही वो पूरा सफेद हो गया। खुशी से झूमकर कौवा अपनी दोस्त कोयल के पास चला गया। मेरी दोस्त, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं हूँ। जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया और देखो, मैं अब गोरा बन गया हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं भी अब कबूतर की तरह सफेद बन गया। अब कौवा अपने आप को कबूतर को दिखाना चाहता था। ए, देखो, मैं तुमसे भी ज्यादा गोरा बन गया हूँ। तो मुझे क्या है अगर तुम मुझसे भी खूबसूरत क्यों ना बन जाओ? हा, तुम्हें तो जलन हो रही होगी ना, क्योंकि मैं सच में तुमसे ज्यादा सुंदर बन गया हूँ। ऐसा बोलकर कौवा वहां से उड़ गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सफेद रंग अब धीरे धीरे मिटने लगा। कौवा अब कुछ अजीब सा लगने लगा। वो ना कौवा जैसा था, ना कबूतर जैसा। बाकी के सारे पक्षी उसको अजीब तरीके से देखने लगे। जब कौवे ने अपनी परछाई पानी में देखा तो उसको बहुत बुरा लगा। मैंने कबूतर जैसा बनना चाहा और खुद ही एक मजाक बन के रह गया। मैं ना कौवा जैसा हूँ, ना कबूतर जैसा, और मेरे किसी दोस्त ने भी मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। अंत में कौवा को अपने किए पर पछतावा होने लगा।